Hello, friends. Let's discuss today Hard Times, one of the most popular novels of Charles Dickens. बात करते हैं इसके टाइटल की तो हार्ड टाइम्स उस टाइम को इंडिकेट कर रहा है जो कि विक्टोरियन सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर जो बदलाव आ रहे थे सोसाइटी में उसको देखते हुए उन्होंने इसका टाइटल रखा है। और स्पेशली एक इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ ये घूमने गए थे अपने नोवेल के कंटेंट के लिए। देखने गए थे कि वहाँ के जो लेबरर्स हैं किस तरह से वो सफ़र कर रहे हैं उस पॉलिसीज़ के तहत, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट जिनको मोटिवेट कर रही थी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। तो हार्ड टाइम्स का मतलब जो विक्टोरियन सोसाइटी के वक़्त जो ट्रांजिशनल फेज़ चल रहा था, औद्योगिक एक इम्पैक्ट चल रहा था सोसाइटी में, उस समय को इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद इन्होंने इसका फुल टाइटल दिया है फॉर दीज टाइम्स। दीज टाइम्स किसका है स्पेशली? दीज टाइम्स मतलब जो 1850 का वक्त था विक्टोरियन सोसाइटी में, उसके लिए इंडिकेट करता है। हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स, द फुल टाइटल। जनरली इसको हार्ड टाइम्स के नाम से ही जाना जाता है। पहले इस नोवेल को सीरियलाइज किया गया था हाउस होल्ड वर्ड्स में फ्रॉम 1853 से 1854 तक, और फाइनली ये 1854 में पब्लिश हुआ था। एक टर्म है, फ्रेंच टर्म है, लैसे फे। इसका मतलब होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनको उनकी आज़ादी पर छोड़ दिया जाए, वो जो जैसा करना चाहें इकोनॉमी को चलाने के हिसाब से, उस हिसाब से वो कर दिया जाए। मतलब फ्री विल दे दी जानी चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का जो एक तरह से टेररिज्म शुरू हो गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपिटलिस्ट बनते गए, और उन्होंने गरीब तबके के लोगों का, लेबर क्लास का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था। उस सारी परेशानी को इस नोवेल में उन्होंने शामिल किया है। और एक फ़िक्शनल टाउन क्रिएट किया है, कोक टाउन, जहाँ पर ये नोवेल सेट है। कहाँ सेट है? कोक टाउन में। थीम्स की बात करें तो नोवेल में बहुत सारी थीम्स हैं। डिह्यूमनाइजेशन, यूटिलिटेरियनिज्म, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की बात की गई है। जब ये नोवेल लिखा गया, पब्लिश हुआ, उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट ग्रेजुअली जिस तरह से चार्ल्स डिकेंस पॉपुलर होते गए लिटरेरी वर्ल्ड में, ठीक उसी हिसाब से उनके नॉवेल्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। और ये नोवेल बाद में बहुत ज़्यादा फेमस रहा है लिटरेरी वर्ल्ड में। और 3 बुक्स में डिवाइड है। पहली बुक का नाम है सोइंग, दूसरी बुक का नाम है रीपिंग, और थर्ड वन इज़ गार्नरिंग। तो तीनों बुक्स की समरी हम डिस्कस करेंगे आज। कई सारे क्वेश्चंस समरी से उठा के बना दिए जाते हैं कि कुछ थीम या कोई घटना या कोई जगह का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको डेफिनेटली फुल नॉवेल, अगर आपके पास बुक है तो डेफिनेटली आपको फुल पढ़नी चाहिए। और अगर नहीं है तो आप समरी के तहत भी जान सकते हैं नॉवेल के बारे में। तो कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं पहले। मेन जो कैरेक्टर है, हालांकि इसमें कोई ऐसा हीरो या प्रोटेगनिस्ट वाला मामला नहीं है। सारे नोवेल जो कैरेक्टर्स हैं नोवेल में, वो लगभग सभी अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ऐसा कोई खास हीरो या प्रोटेगनिस्ट वाला नोवेल हम इसको नहीं कह सकते। एक होते हैं थॉमस ग्रैडग्रिंड। थॉमस ग्रैडग्रिंड जो हैं ये एक स्कूल चलाते हैं और रिटायर्ड हार्डवेयर मर्चेंट हैं। इन्होंने एक मॉडल स्कूल खोला हुआ है जिसमें इनका जोर रहता है कि सिर्फ बच्चों को ये फैक्ट्स पढ़ाएंगे, जैसे साइंस के फैक्ट या इकोनॉमी के फैक्ट। जो भी एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को वो फैक्चुअल होगी। उस एजुकेशन में इमेजिनेशन का कोई भी रोल नहीं होगा, ये इनका मानना है। इनका मानना होता है कि बच्चा एक खाली बर्तन की तरह है और जिसमें सिर्फ फैक्ट ही भरे जाने चाहिए, बाकी और कोई इमेजिनेशन का रोल ज़िंदगी में नहीं है। और यही इनकी प्रॉब्लम है जिससे ये अपना केवल दूसरे बच्चों को जिनको पढ़ाते हैं, बल्कि अपने खुद के बच्चों को भी ये स्पॉइल कर देते हैं इस फैक्चुअल एजुकेशन के चक्कर में। टॉम ग्रैडग्रिंड इनका बेटा होता है, और जो कि इनके द्वारा पढ़ाए जाने के बावजूद भी ये बिगड़ जाता है और एक लापरवाह और चोर बन कर के उभरता है बाद में। बेकार पर्सनैलिटी कर देते हैं ये अपने उसको फैक्चुअल एजुकेशन के चक्कर में। एक है जोसाया बाउंडरबी। तो जोसाया बाउंडरबी जो हैं ये एक बहुत ही वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ओक टाउन के, काफ़ी पैसे वाले हैं, और ये सेल्फ मेड हैं। बहुत ही कभी गरीब थे, अनाथ थे, लेकिन धीरे-धीरे ये काफ़ी रिच बन जाते हैं। और इन्हें इस बात का घमंड भी बहुत ज़्यादा है। बहुत घमंड रहता है, जब भी किसी से मिलते हैं तो तुरंत उसके बारे में बात अपना ज़रूर बताते हैं कि मैं ऐसे था, मैं एकदम फर्श से अर्श पे आया हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है।
ये इनके अंदर थोड़ा घमंड की बात भी होती है। ये टॉमस ग्रेडिन की बेटी लुइसा से शादी करते हैं और ये शादी एकदम विदाउट लव और विदाउट कंपैटिबिलिटी होती है, जो कि बाद में सेपरेशन की वजह भी बनती है। इसके अलावा इनके अंदर कोई डिग्निटी नहीं होती है और ये सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बैड इफेक्ट है, बैड एस्पेक्ट है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्सप्लॉइटेटिव साइड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लुइसा ग्रेटग्रिंड ये थॉमस ग्रेटग्रिंड की बेटी हैं। टॉम ग्रेटग्रिंड और लुइसा ये दोनों इनके बेटा बेटी हैं और ये एल्डेस्ट डॉटर होती हैं थॉमस ग्रेटग्रिंड की। और इनको उसी हिसाब से फैक्चुअल एजुकेशन के द्वारा ही पाला जाता है इनके पापा के द्वारा, और जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती हैं और इनकी एजुकेशन का, इनके पिता के द्वारा दी गई एजुकेशन का इनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो व्यर्थ जाती है पूरी एजुकेशन। सिसी जूब, सिसिलिया ये एक सर्कस होता है, वहाँ काम करने वाले एक हॉर्स राइडर होते हैं, उनकी बेटी होती है। डार्क हेयर, डार्क आइड ऑर्फन गर्ल होती हैं कि उनके जो पापा हैं इनके वो भी रियल नहीं होते हैं। और यह उस फैक्चुअल एजुकेशन सिस्टम में सिंबलाइज़ करती हैं अफेक्शन और इमेजिनेशन की साइड को। जिस तरह से बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं, वो एक अलग क्लास से संबंधित है, लेकिन ये सर्कस की होने के बावजूद भी इनके अंदर इमेजिनेटिव पावर और इमोशनल पावर्स ज़्यादा हैं। ये उस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं नॉवेल में। वह कभी भी अपनी सिचुएशन की कंप्लेन नहीं करती है, जिस सिचुएशन में रहती है हमेशा खुश होकर के सब कुछ फेस करती है और वो वास्तव में अच्छी कैरेक्टर है, काइंड, जनरस, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग। और लुइसा ग्रेट ग्रीन के लिए काफ़ी है फ़ायदेमंद, इनका इनकी दोस्ती काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है लुइसा के लिए। अगले जो कैरेक्टर हैं मिसेस पारसिट, ये होती तो नौकरानी है बाउंडर बी की, लेकिन इन पे बाउंडर बी पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहती हैं नौकरानी होने के बावजूद भी। बहुत ही क्लेवर और एक्सपर्ट होती हैं, स्पाइंग करने में इनको खूब पता होता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। भले ये नौकरानी है, नेचर की अच्छी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इनके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है। ये इंसान को देख के बता देती हैं कि सामने वाला व्यक्ति का मोटिव क्या है और कैसा है। स्टीफन ब्लैकफूल ये व्यक्ति एक लेबर क्लास से संबंधित है, जो कि सब प्लॉट है नोवेल का, उसमें एक कैरेक्टर है स्टीफन ब्लैकफूल। ये काम करता है किसी फैक्ट्री में, जोसाया बाउंडरबी के द्वारा चलाई जा रही है उसी फैक्ट्री में, और ये सफरिंग इंडस्ट्रियल जो लेबर है उस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जेम्स हार्ट हाउस ये एक अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियन, और ये लुइसा जो कि जोसाया बाउंडरबी की वाइफ बनती है बाद में, उसको सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट सफल हो ही जाते हैं, अगर सिसी ना मौके पे पहुंचे तो ये अपने उस वाइल्ड इंटेंशन में ऑलमोस्ट सफल हो ही चुके होते हैं। रैचल जो कि ये भी एक वर्किंग क्लास महिला है, लेकिन स्टीफन की बहुत अच्छी फ्रेंड है। स्टीफन और रैचल जो सब प्लॉट है स्टोरी का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं दोनों, और दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी दोस्ती है रैचल और स्टीफन में। बिटसर, अब कहते हैं कि कुछ बुराई के भी लोग फॉलोअर होते हैं, यहाँ तक कि यहाँ राम के फॉलोअर हैं तो रावण के भी फॉलोअर हैं। तो बिटजर जो है ये फॉलोअर है ग्रेट ग्रिंड का। ये जो फैक्चुअल एजुकेशन देते हैं थॉमस ग्रेट ग्रिंड, बिटजर उस फैक्चुअल एजुकेशन में एकदम खरा सोना है, इनके हिसाब से सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छे से याद करता है। और ये ऐसा स्टूडेंट है जिसको बनाने में ग्रेट ग्रिंड सफल हो जाते हैं अपने हिसाब से, जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देता है, उसके अंदर इमोशंस बिल्कुल नहीं है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। और उस बात का नतीजा बाद में पता चलता है ग्रेट ग्रिंड को, जब वो इवन ग्रेट ग्रिंड की बात मानने से भी मना कर देता है, क्योंकि वो फैक्ट्स पे ध्यान देता है। तो ये फॉलोअर है ग्रेट ग्रिंड का। बिटजर उनका फेवरेट स्टूडेंट होता है। और मिसेस स्पेगलर ये जोसाया बाउंडरबी की माँ होती हैं, जो कि हिपोक्रिट और शोई हैं। ओरिजिनल कैरेक्टर इनका पर्सनैलिटी नहीं है, ये भी थोड़ा सा ड्रामा या कुछ ढोंग करती हैं, जो कि स्टोरी में आपको समरी में पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। बुक फर्स्ट जो सोइंग है वहां से शुरू करेंगे समरी। चैप्टर फर्स्ट जो शुरू होता है वो शुरू होता है ग्रेट ग्रीन के मॉडल स्कूल के डिस्क्रिप्शन से, जो इन्होंने खोला हुआ है, जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं किसकी, फैक्ट्स की, हार्ड फैक्ट्स की। इनको लगता है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हार्ड फैक्ट्स ही जानने चाहिए, इमेजिनेशन फिक्शन का लाइफ में कोई रोल है ही नहीं। इनकी फिजिकल अपीयरेंस से लगता है कि बहुत ज़्यादा तानाशाह टाइप के व्यक्ति हैं और किसी की सुनते नहीं है, ना केवल अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं बल्कि जिनको पढ़ा रहे हैं उन्हें भी बिगाड़ रखा है इन्होंने। इनको लगता है कि बच्चे खाली बर्तन और एक खाली जो कह सकते हैं कि घड़ा है, जिसको अपने हिसाब से भरना है, जिसमें क्या भरना चाहिए, ओनली फैक्ट्स, नो इमोशंस।
सिसी जॉब जो कि सर्कस की एक लड़की होती है, उसको वो एडमिशन लेने आती है यहाँ स्कूल में, और ये सिंबलाइज़ करती है उस इमेजिनेशन और इमोशनल एस्पेक्ट को, जो कि नॉवेल में दूसरा एक कॉन्ट्राडिक्टरी, एक तरफ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और एक तरफ इमोशनल फैक्ट को उन्होंने साथ रखा है चार्ल्स डिकेंस ने। तो ये इमेजिनेशन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है सिसी जॉब। जब ये आती है तो ये ट्रैप अपने आप को फ़ील करती है इस वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स में, उस स्कूल में। सबसे पहले तो ग्रेट गिल्ड उसके नाम का मज़ाक बनाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा नाम बेकार है, ये कोई नाम है सिसी जॉब? तुम्हारा नाम होना चाहिए था सिसिलिया। सिसिलिया उसका नाम होना चाहिए था, जो कि ये सिसिलिया ही कहते हैं, सिसी जॉब कहते नहीं हैं उससे। फिर पढ़ाई शुरू होती है तो एक फ़नी सिचुएशन उठती है, जिसमें जैसे हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनसे डेफिनिशन पूछते हैं कई सारी नाउन प्रोनाउन की जो भी, तो उससे घोड़े की डेफिनिशन पूछी जाती है और घोड़े को डिस्क्राइब करने में ये फेल हो जाती है, क्योंकि अपने हिसाब से बताती है। और ये कहता है कि जब आप भी अब डिस्क्रिप्शन देंगे घोड़े का तो कोई इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिटजर आता है, बिटजर जो है वो घोड़े का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से कर देता है और वो सब तालियां बजाते हैं। तो ये फनी सिचुएशन है, कुल मिला के कटाक्ष है उस एजुकेशन सिस्टम का जिसको ये प्रोवाइड करता है थॉमस ग्रेटग्रिंड। थॉमस ग्रेटग्रिंड के घर का नाम क्या है? स्टोन लॉज। स्टोन लॉज में ये रहता है और कोकडाउन के आउटस्कर्ट्स मतलब बाउंड्री पर ये स्टेब्लिश है उसका घर, जहाँ पर वो रहता है। ग्रेटग्रिंड जो है अपनी बेटी लुइसा और बेटे टॉम को जब जानता है कि दोनों सर्कस के टेंट में अपना जैसे झांक रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, तो जब ये उनको देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है और डांट करके उनको भगा देता है कि तुम ये सब चीज़ों से दूर रहो, तुम्हें सिर्फ फैक्ट्स सीखने हैं, फैक्ट्स। जोसाया बाउंडर भी थॉमस ग्रेडियंट के फ्रेंड हैं और आपस में इनकी अच्छी बनती है। जब भी जोसाया बाउंडर भी आते हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस की बात करते हैं कि हाँ, मैं गटर से उठ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस यही सब बातें वो करता रहता है और कोई बात उसके अंदर है नहीं। कोक टाउन का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम का शहर है। तो बहुत ज़्यादा उसकी दीवारें चिमनी के धुएं से, पूरे शहर में जो घर हैं उनकी दीवारें काली हो चुकी हैं और एक ग्रे एटमॉस्फेयर है। ओवरऑल सारे लोग मशीनी ज़िंदगी वहाँ जी रहे हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने बहुत ज़्यादा आमूल चूल परिवर्तन किया था इकोनॉमी में। अगर आपने थोड़ा सा भी इतिहास एसएसटी पढ़ा ही होगा तो आपने इसके बारे में जाना होगा। आगे चिमनी के बारे में बताते हैं, किस तरह से वो ब्लैकिश ग्रेइश स्लम्स जो हैं वहाँ पर लोग रह रहे हैं और किस तरह से लेबरर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एंडलेसली, उनकी सफरिंग का कोई अंत है नहीं। और ये डिस्क्रिप्शन हाईलाइट करता है नोवेल की थीम्स को, एक्सप्लॉयटेशन, सफरिंग एंड डार्क साइड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोलाइजेशन। किसी जो स्कूल में पढ़ रही होती है उसको बिट्ज़र बहुत ज़्यादा डराता धमकाता है, क्योंकि जैसे जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसको कई बार हम लोग क्लास का मॉनिटर बना देते हैं कि भाई अच्छा है, दूसरे बच्चों को गाइड करेगा। तो बिट्ज़र को उन्होंने ग्रेट गिन ने छूट दे रखी है। बिट्ज़र बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस भरता रहता है इसके मन में, तो वो वहाँ से घर स्कूल से छोड़ के भाग जाती है। रास्ते में ग्रेट गिंट उसको ढूंढते हैं और स्कॉल्ड करते हैं कि तुम ऐसे क्यों भागी स्कूल से। तो सिसी किसी तरह से बच करके बाउंडर बी के घर में थोड़ा सा टाइम गुजारती है। बाउंडर बी थोड़ा सिंपैथेटिक है और वो उसको थोड़ा कंसोल करता है कि कोई बात नहीं बेटी, फिर चली जाना स्कूल में जब तुम्हारा मन सही हो जाए। बाद में फिर से वो स्कूल ले वापस ले ली जाती है और ग्रेटगिन का ये मानना है कि मैं इसको फॉर्म करूंगा और इसको दोबारा रिक्लेम का सेंस क्या है यहाँ पर, कि वो भटक गई है और इमेजिनेशन के फील्ड में जाना चाह रही है या इमेजिनेशन ज़्यादा करती है, तो मैं इसको फिर से इसके अस्तित्व में फैक्चुअल दुनिया में वापस लाऊंगा। तो ये एक टॉन्ट है एक तरह से इस सिस्टम पे। मिसेस स्पारसिट जो कि नौकरानी है बाउंडर बी की, लेकिन है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और बहुत ज़्यादा चालाक। दोनों बात करते हैं, दोनों जब बात करते हैं बाउंडर बी और स्पारसिट, तो सिसी और लुइसा की बात होती है। स्पारसिट जो कि बहुत ही ह्यूमन कैरेक्टर की पारखी हैं, तुरंत जान जाती हैं कि बाउंडर बी जो है वो लुइसा से शादी करना चाहता है, जबकि बहुत उम्र का अंतर है, फिर भी जैसा भी है। ब्रैड ग्रिंड बहुत दुखी है इस बात को जान करके कि इंग्लिश लिटरेचर में या जो भी लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर उसमें फिक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है और फिक्शन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसको दुख होता है कि ये तो फिक्शन से, इमेजिनेशन से नफरत करने वाला इंसान है। तो उसको लगता है कि फैक्चुअल एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है। इसके बाद कन्वर्सेशन होती है लुइसा और टॉम की, और दोनों बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से दोनों अपने पापा के द्वारा दी गई एजुकेशन से बहुत नफरत करते हैं और उनके अंदर भी एक विद्रोह की भावना पनप रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि छोटे हैं।
लुइसा और सिसी को मौका मिलता है आपस में बात करने का। जब दोनों बात करते हैं तो सिसी उसको बताती है कि उसके पापा जो कि सर्कस में क्लाउनिंग का काम करते हैं, अब उनके एक्शन से किसी को हंसी नहीं आती है। वो फेल्ड क्लाउनिस्ट हैं, उनकी स्किल्स फेड हो चुकी हैं। तो मैं ही एकमात्र उनके लिए उम्मीद हूँ और मुझे देखकर ही वो खुश रहते हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ उनकी लाइफ में। तभी टॉम आ जाता है, दोनों की जो बातचीत चल रही है वो इंटरप्ट हो जाती है। टॉम धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता जाता है तो वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, मतलब मतलबी टाइप का बनता जाता है, क्योंकि उसकी एजुकेशन बहुत ही गलत ढंग से हो रही है। अब नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है नोवेल का जो सब प्लॉट है उसकी तरफ, इंडस्ट्रियल लेबरर्स की लाइफ के प्रति, कि किस तरह से वो हार्डशिप्स परेशानियां सह रहे हैं। और उनको नोवेल में क्या कहा जाता है, जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स हैं उनको कहा जाता है हैंड्स। क्या कहा जाता है? हैंड्स। स्टोरी ऑफ स्टीफन और स्टीफन ब्लैकवुड और रैचल, ये सब प्लॉट है नोवेल का। स्टीफन जो है उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा ड्रंकिंग ड्रिंकिंग वाइफ है, और वो जब तब पीकर ड्रामे करके भाग जाती है और फिर आ जाती है उससे पैसा मांगने के लिए, जब तब आकर के उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट कर देती है आके। डिकिंस यहाँ पर स्टीफन को यूज़ करते हैं अपनी फिलोसफीज और आइडियोलॉजीज को, थीम्स को डिस्क्राइब करने के लिए नोवेल की। स्टीफन अपनी फ्रस्ट्रेशन में एक दिन बाउंड्री बी के पास पहुंच जाता है, उनसे कहता है कि मुझे आपकी लीगल एड चाहिए जिससे कि मैं अपनी वाइफ से सेपरेट हो पाऊँ। मुझे बहुत परेशान किए हुए, साथ में रहती नहीं है, ड्रिंकिंग कर कर के इधर-उधर चली जाती है और फिर से वापस आती है, पैसा माँगती है, तो कुल मिला के कोई फ़ायदा नहीं है पति-पत्नी रहने का। और वो जाता है, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बाउंडरबी और स्पारसिट जो कि है नौकरानी, लेकिन रोल बहुत बड़ा है इस नोवेल में उनका, वो दोनों ही उसकी कंडीशन को इग्नोर करते हैं और बेचारा दुखी होकर के स्टीफन वहाँ से चला जाता है। स्टीफन रैचल से प्यार करता है, रैचल भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसकी जो एक घोस्ट लाइक वाइफ का सेंस ये है कि गायब हो जाती है, फिर आ जाती है, कुछ दिनों में फिर गायब हो जाती है, फिर आ जाती है। वो आगा के उसको फ्री नहीं रहने दे रही है जिससे कि वो रैचल के साथ आगे बढ़ सके लाइफ में। तो कुल मिला के ये उसकी पत्नी पूरा हिंड्रेंस है उसकी लाइफ में। टाइम गुजरता रहता है, धीरे-धीरे गुजरता रहता है, जो टीनेजर्स हैं सिसी, लुइसा और टॉम ये बड़े हो जाते हैं। टॉम को बाउंडरबी अपनी बैंक में नौकरी दे देता है, जिससे कि लुइसा को और ग्रैड ग्रीन को वो प्रभावित कर सके, जिससे कि उसे शादी हो जाए। सिसी बड़ी हो गई है, लेकिन वो ग्रैड ग्रीन के हिसाब से फेलियर है, क्योंकि उसने अभी तक की एजुकेशन में एक भी फैक्ट अपने मन में नहीं बसाया, नॉट ए सिंगल फैक्ट उसने सीखा है जो कि ग्रैड ग्रीन ने सिखाया हो। वो अपने हिसाब से, उसकी एजुकेशन अपने हिसाब से हुई है। ग्रेट ग्रिंड अब पार्लियामेंट का मेंबर बन गया है चुनाव जीत के, जो कि डिकेंस ने उसको इसलिए यहाँ बताया है पार्लियामेंट का मेंबर, क्योंकि उनके नज़र में ये कोई बहुत ऊंचा पद नहीं है। हाँ, ग्रेट ग्रिंड के लिए बहुत ये सम्मान की बात है, लेकिन डिकेंस की नज़र में ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब वो प्लानिंग करता है अपनी बड़ी ग्रोन अप डॉटर, मतलब लुइसा की बात करता है बाउंडर बी की शादी से, कि उनकी बाउंडर बी से शादी हो जाए। और जब प्रपोजल लुइसा को दिया जाता है कि बेटा तुम्हें शादी करनी है बाउंडर बी से, तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि शी इज लाइक डेड एंड स्पिरिट, एक मरी हुई आत्मा, ना हाँ कहती है ना ना कहती है, कुछ कोशिश करती है, कुछ इमोशंस दिखाती है कि मुझे नहीं करनी शादी, लेकिन ग्रेगरिन जो कि इमोशंस के सख्त खिलाफ है, वो अपनी बेटी की इमोशंस पहचानने में असफल हो जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करता है कि कम से कम मेरी बेटी मेरी बात सुन रही है, और वो उन सारे फैक्ट्स को समझती है। फैक्ट्स क्या है कि वो बहुत बड़ा रिच इंसान है और वहाँ शादी करने के बाद वो पूरी ज़िंदगी खुश रहेगी। तो इमोशन से तो मतलब नहीं है, फैक्ट से मतलब नहीं है। तो कुल मिला के जो लुइसा है बेचारी एक्सेप्ट कर लेती है उस प्रपोज़ल को, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पापा के सिखाई गई टीचिंग का रेलेवेंस बनाए रखने के लिए, इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए। सिसी को बहुत ज़्यादा दया महसूस होती है लुइसा के प्रति, कि बेचारी एक उम्र-दराज़ इंसान से उसकी शादी की जा रही है, और बहुत ज़्यादा वो पिटी महसूस करती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। बाउंडर भी आने शुरू कर देता है लुइसा के घर पे शादी से पहले, और उसको बहुत सारे गिफ्ट देता है, उसको कॉर्टशिप शुरू हो जाती है, लेकिन लुइसा जैसी भी है इमोशनल लेस है वो भी। और टॉम बहुत खुश हो जाता है इस बात को जान करके कि उसकी शादी होगी, जिससे कि एक तो बैंक में एम्प्लॉय वो है ही है, उससे और उसकी वैल्यू बन जाएगी, भाई जीजा बहुत बड़े पैसे वाले हैं। कुल मिला के उसका इनहेरेंट पर्पस क्या है? पैसा, अपनी बहन का इस्तेमाल करना, पैसा कमाना जैसे भी, और आराम से ऐशो आराम की लग्जरियस ज़िंदगी जीना। तो टॉम बहुत खुश है इस शादी से, कोई खुश हो ना हो। कुल मिला के उसका मतलब छिपा हुआ है इसमें। सेकंड बुक रीपिंग, 1 साल गुज़र जाता है, शादी हो चुकी है इनकी। स्पारसीड और विज़डर्ड दोनों बात करते हैं कि
टॉम बहुत ज़्यादा केयरलेस है और उसकी बहन की शादी हमारे मालिक से हुई है, तो बस इसी बात का वो फ़ायदा उठाता है, अदरवाइज़ ही इज़ केयरलेस, स्पॉइल्ड यंग मैन। तभी जेम्स हार्ट हाउस जो कि एक एरिस्टोक्राट हैं, लंदन से वो आते हैं। सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो लंदन की ज़िंदगी से बोर हो चुके हैं। वो यहाँ कोक टाउन में लोगों की इंडस्ट्रियल लाइफ देखने आए हैं और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आए हैं, कुछ इन द सर्च ऑफ न्यू इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट, कि उनका मनोरंजन हो, उस क्लास में आते हैं। जब वो आते हैं, बाउंडर बी से मुलाकात होती है। बाउंडर बी की वाइफ लुइसा को जब वो देखते हैं तो तुरंत उनके मन में एक इच्छा हो जाती है कि ये मैं इसको सेड्यूस कर सकता हूँ, इसको मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसकी इच्छा यही होती है उसको सेड्यूस करने की। हार्ट हाउस टॉम को ड्रिंक कराते हैं अपने साथ बैठ के, बिगड़ा हुआ तो पहले से ही है, और उससे पूरी नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं कि लुइसा और बाउंडर बी की मैरिज में चल क्या रहा है। खूब जान जाते हैं कि दोनों की शादी हो तो गई है, लेकिन लुइसा डजंट लव बाउंडर बी और बाउंडर बी बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं देता है, तो दोनों की फेल्ड मैरिज है एक तरह से। बस लुइसा अपने पिता की वजह से उसको ढो रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन टॉम से ये हार्ट हाउस प्राप्त कर लेते हैं और अपने इरादे और ज़्यादा इनके मजबूत हो जाते हैं। इनको लगता है अब तो और अच्छा मौका है ये फेल्ड मैरिज में फ़ायदा उठाने का। टॉम जो कि पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है उस एजुकेशन के द्वारा जो उसके पिता ने उसको दी थी। अब वो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल में जो लेबरर्स हैं वो एक स्ट्राइक प्लान करते हैं, और स्टीफन उस स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो पर्सनली बहुत परेशान है। उसकी बीवी ने को परेशान किया हुआ है, रैचल से उसकी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है ड्यू टू हिज वाइफ। और जब वो स्ट्राइक में सहारा नहीं देता है अदर लेबरर्स को, तो वो उसको सब ट्रेटर कहते हैं भाई तुम बाउंडर बी के चमचे हो, क्योंकि फैक्ट्री कहाँ है, बाउंडर बी की फैक्ट्री है। और ये बाउंडर बी का चमचा बता के सारे लेबरर्स से नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाउंडर भी स्टीफन को बुलाता है और पूछता है कि भाई तुम बताओ क्या क्या डिमांड्स हैं लेबरर्स की। तो यहाँ पर जब स्टीफन उन प्रॉब्लम्स को अनविलिंगली, वो नहीं चाहता कि मैं बताऊं, लेकिन जब मालिक पूछेगा तो नौकर है बेचारा, क्या करे, उसे बताना पड़ता है। अनविलिंगली वो बताता है, और बताने में वो कहीं ना कहीं अपना जो उसका रुझान है वो उन्हीं तरफ है, लेबरर्स की तरफ फीलिंग्स उसकी झुकी हैं, क्योंकि वो भी एक लेबर पर्सन है और जानता है कितनी दिक्कतें, कितनी मुसीबतें होती हैं, कितना उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, उस हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो उसका जब इंक्लिनेशन बाउंड्री भी जान लेता है तो गुस्से में उसको नौकरी से निकाल देता है। स्टीफन भी बेचारा कुछ थोड़ी सी प्रोटेस्ट करता है, लेकिन उम्मीद करता हुआ चला जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और काम सीख लूंगा। अब लुइसा आती है, स्टीफन को वो अच्छा व्यक्ति समझती है, उसके घर पे आती है और उसको कुछ पैसा उधार में देती है, कि उधार में मतलब देती तो यूं ही है, लेकिन स्टीफन बहुत ईमानदार है, वो उससे सिर्फ 2 पाउंड लेता है, 2 पाउंड्स, वो भी लोन के तौर पे लेता है कि कोई बात नहीं, जब मेरे पास हो जाएगा तब मैं लौटा दूंगा। अब स्टीफन बेरोजगार हो चुका है तो टॉम उसको अपने काम पे लगा देता है अपने हिसाब से। वो स्टीफन से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस 3 दिन जो बैंक है जहाँ वो काम कर रहा होता है उस 3 दिन बैंक के प्रमाइसेस के आसपास 3 दिन घूमना है, और बिटसर तुम्हें कोई ना कोई मैसेज दे देगा कि क्या मैसेज है। वो मैसेज से कुछ नहीं होता है, बस टॉम चालाकी कर रहा होता है। स्टीफन 3 दिन तक उस बैंक के आसपास घूमता है और बाद में कोकटाउन छोड़ करके चला जाता है जब उसे बिटसर को कोई मैसेज नहीं मिलता है। उधर जो हार्ट हाउस है वो अपनी चालाकी से सक्सीड हो रहा है, सफल हो रहा है लुइसा को, लुइस इसे बाउंडर बी को इम्प्रेस करने के लिए और लुइसा को सेड्यूस करने के लिए उसकी चाल धीरे धीरे सफल होती जा रही है। वह मेंटल गेम खेलता है टॉम बाउंडर बी और लुइसा को दिखाता है कि मैं तुम्हारे भाई टॉम का बहुत हितैषी हूँ। टॉम को दिखाता है कि मैं तुम्हारे जीजा से नफरत करता हूँ और ऐसे ऐसे, और टॉम भी अपने जीजा से नफरत ही कर रहा होता है एक तरह से बाउंडर बी से। तो कुल मिला के वो बहुत अच्छे से माइंड गेम खेल के तीनों को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ है। तभी अगली सुबह पता चलता है कि बैंक जिसमें जो कि बाउंडरी की बैंक है वो लुट चुकी है, उसमें रॉबरी हो गई है। स्टीफन और एक और महिला होती है, अजनबी महिला, जिस पे शक किया जाता है, और ये अजनबी महिला कौन होती है, मिसिस पैगलर। ये बाउंडरी की माँ होती हैं, लेकिन ये अपनी पहचान छिपा करके यहाँ आती हैं सिर्फ कॉक टाउन में अपने बेटे को देखने, जिसको उन्होंने बचपन में छोड़ रखा था, बाउंडरी को। अब स्टीफन लगातार 3 दिन तक घूमा था बैंक के पास, और किसने घुमाया था, टॉम ने। तो टॉम ने इसीलिए घुमाया था कि वो बैंक लूटने की जुगाड़ कर रहा था, पहले से ही सोच रहा था, और लोग शक करेंगे स्टीफन पे। तो यही हुआ, सबसे पहले स्टीफन को ही सस्पेक्ट किया गया कि उसने ही बैंक लूटी होगी, और वो गायब हो चुका है, तो इसलिए सबका शक और ज्यादा मजबूत हो गया। अब लुइसा बहुत दुखी है क्योंकि वो गई थी स्टीफन के मिलने, स्टीफन को हेल्प करने, मॉनेटरी हेल्प करने।
तो उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा भी नाम आ जाए उस रॉबरी में, और वो इस बात को छिपाने में, बाउंड्री बी से छिपाने में डर रही है कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, और वो नहीं बताती है डर की वजह से, लेकिन उसे डर है कि कहीं ना कहीं उस रॉबरी में मेरा नाम भी शामिल ना कर लिया जाए। लुइसा की माँ बीमार हो जाती है बहुत ज़्यादा, वह कॉकटाउन आती है वापस, और वहाँ पर जब वो आती है तो सिसी उसको मिलती है, जो कि अब कंप्लीटली चेंज्ड वुमन है, बड़ी हो चुकी है वो पूरी तरह से चेंज पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। दोनों बात करते हैं, कई सारे टॉपिक्स पे बात होती है, लव, फ्रेंडशिप, दुनियादारी, क्योंकि दोस्त लोग जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। उधर जो रॉबरी है उसका क्रिमिनल अभी तक पकड़ा नहीं गया है कि किसने रॉबरी की है, अभी तक वो पकड़ से बाहर है पुलिस की। मिसेस फारसिट जो है वो उस रॉबरी के शौक से धीरे धीरे रिकवर हो जाती हैं, पहले उनको बहुत बुरा लगता है। वो यहाँ पर स्पाइंग करती हैं, जासूसी करती रहती हैं, किस तरह से जो रिलेशनशिप है इन हार्ट हाउस और लुइसा के बीच में वो ग्रो हो रही है, और वो समझ जाती हैं कि हार्ट हाउस का मकसद क्या है, बहुत अच्छे समझ जाती हैं, क्योंकि बहुत वो पारखी हैं ह्यूमन बिहेवियर की। लेकिन दूसरी तरफ वो खुश भी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वाउंडर बी शादी करे, जिससे कि कोई और महिला आएगी उसके घर में, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी स्क्वायर फीट की, तो वो नहीं चाहती थी। तो जब वो देखती हैं कि लुइसा गलत रास्ते पे जा रही है, तो वो बहुत खुश होती है लुइसा के डाउनफॉल को देख के कि कम से कम अच्छा है, कम इससे पीछा छूट जाएगा। उसकी जासूसी लगातार जारी रहती है, और एक दिन वो हार्ट हाउस और लुइसा की मीटिंग देख लेती है। हार्ट हाउस लुइसा की कमर पे हाथ रखे हुए उसको साथ साथ टहल रहा होता है, और लुइसा विरोध नहीं करती, क्योंकि वो नहीं समझती है हार्ट हाउस को अच्छे से कि ये इसका इवल इंटेंशन है। ये स्पारसिट भाग करके जाती हैं बताने कि, और जब ये चली जाती है लुइसा, तो स्पारसिट भाग करके बताने जाती हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो चली गई हो, भाग गई हो उसके साथ। और जबकि लुइसा कहाँ जाती है, अपनी माँ के घर पे, जब उसको पता चलता है उसकी माँ की डेथ हो गई है। स्पारसिट को लगता है कि लुइसा हार्ट हाउस के साथ भाग गई। वहां पर ग्रेट ग्रिंड के सरप्राइज होता है जब ये लुइसा वहां पहुंच करके अपने पापा को ही डांटने लगती है, और उन सारी फैक्चुअल एजुकेशन जो कि इनके पिता ने इनको दी हुई है, जो सिखाया है, उस सब के लिए वो डांटती है कि पिताजी आपने मुझे इस लायक नहीं बनाया कि मैं नॉर्मल जिंदगी जी सकूं। उसे बहुत दुख होता है, और तो और वो इसके लिए भी डांटती है कि आपने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी जिससे मैं नफरत करती हूँ, आई डोंट लव हिम, क्योंकि वो ना तो समझता है ना टाइम देता है, वो बस उसी घमंड में चूर रहता है कि यस आई एम सेल्फ मेड मैन, यस आई एम सेल्फ मेड मैन। और इस तरह से वो कभी भी ध्यान नहीं देता है लुइसा की नीड पर, या उसकी इमोशनल नीड्स क्या है, कंपेटिबिलिटी क्या है दोनों की मैरिज में, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है बाउंडर भी। ग्रैड ग्रिंड देखता है कि जो भी उसके फैक्ट्स थे या उसकी जो आइडियोलॉजी थी, जो फैक्चुअल एजुकेशन थी, वो उसकी बेटी के ही द्वारा उस पैरों तले कुचल दी गई है। कुल मिला के जो सिखाया था वो सारा का सारा बेकार हो गया है। बाउंडर व्यू को बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि मैंने ही खुद की अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी अपनी ज़िद में। लुइसा अपने पिता से उस लड़ाई झगड़े के बाद बीमार हो जाती है, बेहोश हो जाती है, कई दिनों बाद उसको होश आता है। जब उसको होश आता है तो देखती है कि सिसी आ गई है, सिसी ने आकर के ही इसको नर्सिंग की और काफ़ी उसकी हेल्प की। दोनों अच्छे दोस्त पहले से ही थे, और अच्छी उनकी दोस्ती बन जाती है, आपस में दोनों बात करने लगते हैं। और सिसी जो है लुइसा को उसके पापा के द्वारा दिया गया जो बैड इफ़ेक्ट है सेक्सुअल एजुकेशन का, उससे बाहर निकालने में काफ़ी मदद करती है। सिसी समझ जाती है, उसको पता चलता है कि इसका अफेयर चल रहा है बाउंडर बी से, तो वो लुइसा को समझाती है कि बाउंडर बी विश्वसनीय इंसान नहीं है, और वो खुद बाउंडर बी के पास पहुंच जाती है और एकदम बिना डरे फ्रैंकली और पूरी हिम्मत के साथ उसको समझाती है बाउंडर बी को कि लुइसा आज के बाद तुमसे कभी मिलने नहीं आएगी, और तुम जो सोच रहे हो बेटा वो तुम्हारी कभी भी चाल सफल नहीं होगी। और तो और वो उससे ये भी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोक टाउन में कोई काम नहीं है, और हमेशा के लिए चले जाओ, अदरवाइज तुम अगर चाहते हो अपनी बदनामी कराना तो मैं बताऊं सबको। तो बेचारा, वो बहुत बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, हार्ट हाउस विलेन है एक तरह से, तो वो ह्यूमिलेटेड फील करता है, और कोकटाउन से अपनी सारी उम्मीदें जब उसकी टूट चुकी होती हैं, कोकटाउन से अपनी उम्मीदें तोड़ करके चला जाता है चुपचाप, कि वो नहीं चाहता कि उसका बखेड़ा खड़ा हो और उसकी बदनामी की जाए। दूसरी तरफ बाउंडर भी अपने पिता, ये जो फादर इन लॉ हैं लुइसा के पिताजी थॉमस ग्रेडिन, उनके पास आता है, और वहाँ आकर के दोनों शादी के बारे में बात करते हैं कि लुइसा से मेरी शादी कैसी चल रही है, हमारे बीच कंपेटिबिलिटी नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं समझती है, और अपनी गलती कोई नहीं बताता तो वो अपनी गलतियाँ छिपाता है।
और काफ़ी देर तक बातचीत होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट के बाद बाउंडर भी ये डिसाइड करता है कि मैं लुइसा से दूर हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ, दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाएगा। और वो चला जाता है और जाने के बाद उसका पूरा लगेज भेज देता है वापस, लुइसा का लगेज उसके घर पे, उसके पिताजी के घर पे, और फिर से अपनी बैचलर की लाइफ शुरू कर देता है। अब ग्रेट ग्रिंड जो चोरी हुई थी उस इन्वेस्टिगेशन में और ज़्यादा एनर्जेटिकली हिस्सा लेते हैं कि कम से कम पता तो चले आखिर चोर है कौन, क्योंकि इनके दामाद के बैंक का मामला था। रैचल और बाउंडर भी, लुइसा, ये तीनों मिलते हैं, बात होती है, और तब पता चलता है कि कभी बाउंडर बी की जो बीबी लुइसा है कभी मिली हुई थी स्टीफन से। तो बाउंडर भी शक करने लगता है कि कहीं ना कहीं चोरी में लुइसा का हाथ तो नहीं है, और उसने उसको पैसा क्यों दिया, स्टीफन को पैसा जाकर के क्यों दिया। तो रैचल बहुत गुस्सा होती है इस बात से कि अगर लुइसा ने स्टीफन को वो पैसे नहीं दिए होते तो आज मेरा दोस्त जो है वो सस्पेक्टेड लिस्ट पे नहीं होता। जो लोग उस पर सस्पेक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली मेरा दोस्त निर्दोष है, और अगर लुइसा ने ना पैसे दिए होते तो आज भी वो निर्दोष होता। और वो लेटर भेजती है स्टीफन को कि भाई तुम आओ और आकर के अपनी जो निर्दोषता है या तुमने चोरी नहीं की है वो साबित करो यहाँ आकर के। तो इस तरह से स्टीफन आना चाहता है, लेकिन वो पता नहीं मिस्टीरियसली डिसअपियर हो जाता है। तो जो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो जाता है स्टीफन, वो उसके पीछे भी टॉम का हाथ है, क्योंकि टॉम नहीं चाहता कि उसकी चोरी पकड़ी जाए, क्योंकि चोरी किसने की है, टॉम ने। वो नहीं चाहता कि उसकी चोरी पकड़ी जाए। स्पारसिट एक वही स्ट्रेंजर वुमेन को पकड़ के ले आती हैं अपने घर पे कि हाँ ये भी स्टीफन के साथ चोरी में साथ थी। और वो स्ट्रेंजर वुमन कौन होती है, मिसेस पेगलर, जो कि माँ है बाउंडरबी की। जैसे ही स्पारसिट्स को लेकर के आती हैं, बाउंडरबी नाराज हो जाता है, स्पारसिट से कहता है कि तुम्हें इतनी क्यों जल्दी है, तुम मेरे फैमिली मैटर्स में क्यों इतनी दखलंदाजी कर रही हो। तो स्पारसिट को सरप्राइज होता है कि फैमिली मैटर, कैसा फैमिली मैटर। तब पता चलता है कि जो महिला है वो पैगलर, वो एक्चुअली इनकी माँ है बाउंडर बी की, जिन्होंने बाउंडर बी को बचपन में इन्फेंसी में ही छोड़ दिया था एक ड्रंकर्ड ग्रैंड मदर के पास। और इसलिए वो डरता है कि उससे नफरत करता है, और वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में उसकी माँ, ऐसी माँ वापस आए, और जिसकी वजह से उसको पैसे देता रहता है। वो उसको पैसे देता रहता है कि कम से कम उस पैसे से वो अपनी पहचान छिपा के रखेगी और मेरी इमेज जो है वो बनी रहेगी, उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब आगे जो टॉम डिसअपियर, स्टीफन के डिसअपियर होने में टॉम का जो हाथ है वो अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। रैचल और सिसी दोनों ही स्टीफन की तलाश में निकलते हैं कि आखिर है कहाँ। जब वो तलाश में निकलते हैं तो एक गड्ढे में, खाई में, बहुत ऊंची पहाड़ी के बगल में जो खाई है, गड्ढा, वहां पर वो इंजर्ड पड़ा हुआ मिलता है। अब ये दोनों बेचारी, रैचल और सिसी, कोशिश करती हैं रेस्क्यू करने की, नहीं कर पाती हैं, काफी लोगों को बुला के रिक्वेस्ट करके लाती हैं। स्टीफन का रेस्क्यू 4-5 घंटे बाद हो पाता है। जब ऊपर लाया जाता है तो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। वो ग्रेट ग्रीन से कहता है कि मेरा नाम जो बुरे लोगों की लिस्ट है उससे निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मरते मरते वो पूरी बात बता देता है कि कैसे कैसे मुझे टॉम ने कहा था घूमने के लिए, मैं तो सिर्फ इसलिए वहां घूम रहा था। और जो स्ट्रेंजर वुमन है वो बाउंडर बी की माँ है, वो कोई ऐसी महिला नहीं है चोर। तो कुल मिला के पूरी बात समझ में आ जाती है। तो ये बात तय हो जाती है कि टॉम ही है रियल कल्प्रिट। और इसके गड्ढे में गिरने के पीछे, स्टीफन के में गिरने के पीछे भी टॉम का ही हाथ है। वो चालाकी से उसको वहां से धक्का दे देता है। कुल मिला के ग्रेट ग्रिंड बहुत दुख हो जाता है, ये दुखी होता है सुनने के बाद कि मेरा बेटा ही चोर निकला है। और कई दिन तक वो खाना ढंग से नहीं खा पाता, सो नहीं पाता। लुइसा और सिसी फिर भी टॉम की हेल्प करती हैं दोनों, कि चलो कम से कम पुलिस से वो बच जाए, उसकी बदनामी बच जाए, और वो किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में भाग जाए। जब तक कि ये मामला पब्लिक हो तब तक टॉम भाग जाए। दोनों मदद करती हैं। अब सिसी, लुइसा और मिस्टर सिलेरी, ये कौन होते हैं, ये होते हैं सिसी के पिताजी, सर्कस वाले क्लाउन। ये तीनों लोग मदद करते हैं टॉम की उस से भागने के लिए, जिससे कि वो ह्यूमिलिएशन से बच सके, और ये भाग करके कहीं दूसरे देश में जॉब करने लगता है। ग्रेट ग्रिंड इन हालातों में जो भी जिंदगी में हुआ है उससे बदल जाते हैं। नाउ ही इज अ चेंज्ड मैन। अब उनके अंदर भी इमोशंस आ गई हैं। बाउंडर भी अभी भी अपनी माँ की आइडेंटिटी से शॉक में है कि वो नहीं चाहता उसकी माँ कभी आए, लेकिन वो आकर के उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया, पूरी इमेज इसकी बिगाड़ दी। टॉम धीरे धीरे रिपेंट करने लगता है कि उसकी बहन ने कैसे उसकी हेल्प की और कैसे उसने स्टीफन को फंसाया, तमाम बातों में वो रिग्रेट करता है।
और माफ़ी माँगने के लिए वापस आता है अपनी बहन के पास, लेकिन वापस ना पहुँच कर के रास्ते में उसको बुखार होता है और वो ऑन द वे उसकी डेथ हो जाती है। रैचल वापस अपने काम पे आ गई है क्योंकि वो लेबर क्लास से संबंधित है और काम करते हुए कई बार बेचारी वो सोचती है कि उसका जो दोस्त है स्टीफन, कितना बदकिस्मत इंसान था, बिना गलती के ही ट्रेजेडी उसके साथ हो गई है। तो कुल मिला के जिसने जो बोया वो काटा है। तो ये था इस नोवेल का सारांश, जो कि मैंने बताया, सारे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो भी बताए हैं, कैरेक्टर्स भी बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें जिससे कि बाकी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।